संस्कृत टेक्स्ट बुक क्लास 6 नई दीप मणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। ये आपकी क्लास 6 की संस्कृत की टेक्स्ट बुक है। आप इसे अपनी टेक्स्ट बुक से मैच कर सकते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर के लिए आपको आना होगा पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 पर आपको इसका फर्स्ट चैप्टर दे रखा है। फर्स्ट चैप्टर है इसका वर्ण परिचय। विसर्ग जो होता है उसे अह के ह के साउंड से पढ़ा जाता है। वर्ण परिचय इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बोर्ड पर कुछ वर्ण लिखे हुए हैं। क, प, द, न, य, श, ल, म, अ, आ, ई, उ, ओ, री, औ, क्ष, त्र, ज्ञ और ध्य। इस तरह से कुछ वर्ण लिखे हुए हैं आपके बोर्ड पर। अब देखिए नीचे लिखा है श्याम पट्ट पर क्या लिखा है। क्या लिखा हुआ है श्याम पट्ट पर? कुछ वर्ण लिखे हुए। क्योंकि वर्ण इसे क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम इसे स्वर नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर स्वर के साथ साथ में क्या है, व्यंजन भी दे रखे। इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर स्वर लिखे हुए हैं। व्यंजन भी नहीं बोल सकते क्योंकि स्वर भी है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? श्याम पट्ट पर कुछ वर्ण लिखे हुए हैं। क्या आप इन वर्णों को पढ़ सकते हैं? आपको शायद पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। सिंपल से आपके वर्ण लिखे हुए हैं। हलंत इसमें यूज किया हुआ है। ये जो कुछ शब्दों के नीचे आप देख रहे हैं, ये टेढ़ी सी एक लाइन खींची हुई है, कॉमा जैसी दिख रही है, वो इसे बोलते हैं हलंत। हलंत का मतलब ये वर्ण पूरा नहीं है। पूरा होता तो इसके अंदर हलंत नहीं होता। मतलब ये सिर्फ क है, इसमें अ मिला हुआ नहीं है। ठीक है, इन वर्णों का प्रयोग किस लिए होता है अब हम आगे पढ़ेंगे। इन वर्णों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 12। संस्कृत में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब देखिए इसमें स्वरों को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। स्वरों के 3 भाग होते हैं। ऋस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब उससे बड़ा, और संयुक्त मतलब मिला जुला, मतलब उसमें स्वर भी होंगे और व्यंजन भी होंगे, उसका मिक्स रूप होता है। देखिए सबसे पहले स्वर जो होते हैं, ऋस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। कौन कौन से? अ, उ, री और ली। अब देखिए हिंदी में होते हैं आपके 11 वर्ण, 11 स्वर होते हैं, और संस्कृत में आपके होते हैं 13। इसमें देखिए री जो है ये क्या है, हिंदी में नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा तो आपने हिंदी में कहीं ये नहीं देखा होगा। ये री जो है ल लकार होता है इसमें। ये री जो है संस्कृत में ही काम में लिया जाता है। अब देखिए इसमें 5 वर्ण है, अ, ई, उ, री और ली। ये होते हैं आपके ऋस्व स्वर। अब आते हैं दीर्घ स्वर पे। दीर्घ स्वर जो होते हैं संयुक्त स्वरों से मिलकर बने हुए होते हैं। अब आप देख सकते हैं अ और अ मिलने से क्या बना है? आ। ई और ई मिलने से क्या बना है? ई। उ और उ, दोनों उ मिलने से बड़ा उ बन गया आपका। और री, 2 री को मिलने से क्या बना है? ली। जब ये जो री होता है इसका बड़ा रूप नहीं होता है। ये री स्वयं में ही एक रूप है। इसका कोई भी ना तो बड़ा रूप होता है ना कोई संयुक्त रूप होता है। तो ये जो आगे के 4 थे इनका बड़ा रूप क्या हो गया? दीर्घ रूप क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, अब है संयुक्त। संयुक्त नाम से ही पता चल रहा है कि मिला जुला दोनों का। स्वर और ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वरों को मिलाने से जो स्वर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। अब देखिए ए जो है आपका अ और ई से मिलकर बना है। इन दोनों को मिलाने से क्या बना है आपका? ए। फिर अ और बड़ी ई जो है ई, उसको मिलाने से बना है आपका आई। अ और उ से मिलने से बना है आपका ओ, और अ और बड़े ऊ के मिलने से बना है आपका औ। तो ये आपके जो संयुक्त स्वर है वो ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वरों के मिलने से बने हैं। नेक्स्ट देखिए आप व्यंजन। व्यंजन जो है 33 व्यंजन बताए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि स्वरों की संख्या 13 होती है ना संस्कृत में। हिंदी में होती है 11। अब देखिए आप इसमें कौन कौन से स्वर जो है आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं कि जो हिंदी में नहीं होते हैं। एक तो मैंने बताया था आपको री, और दूसरा होता है ये वाली री। ये वाली री संस्कृत में ही होती है, हिंदी में काम में नहीं आती। ये वाली री हम काम में लेते हैं हिंदी में। ठीक है, तो संस्कृत में 2 वर्ण एक्स्ट्रा होते हैं। एक तो होता है री और एक होता है री। तो 13 स्वर हो गए। 11 हमारे हिंदी वाले सेम है और 2 ये एक्स्ट्रा है जो हमारे संस्कृत में काम में आते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। स्वरों को भी 3 में बांटा था, व्यंजन को भी 3 में। अब देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। मतलब जो भी वर्ण अगर हम बोलते हैं तो वो हमारे मुंह में किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, उन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा है वापस। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क जो है उसमें
क ख ग ग अंग, च वर्ग में च छ ज ज इय, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। अब आप देखिए इन सब के नीचे हलंत का यूज हो रहा है। हलंत का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है। अगर हम पूरा वर्ण लिखते ये अधूरा है। अभी क में क के नीचे अगर हलंत लगा हुआ है तो वो अधूरा है। अगर इसमें हम अ मिला देंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा? हलंत हट जाएगा। नेक्स्ट है आपका अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ मतलब कि जिन्हें हम बोलते समय हमारे अंदर की तरफ वायु महसूस होती है। य, र, ल, व। हम जब इन्हें बोलते हैं तो हमारी जो जीवा है, हमारी जो जीभ है, वो हमारे मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। फिर होते हैं ऊष्म व्यंजन। जी, ऊष्म व्यंजन में आते हैं श, श, स और ह। इसके अतिरिक्त दो होते हैं, इन्हें बोलते हैं अयोगवाह। एक तो होता है अनुस्वार, जो हम जिसे हम बोलते हैं बिंदु, बिंदु जो लगाते हैं हम किसी भी शब्द के ऊपर, वो होता है अनुस्वार। और एक होता है विसर्ग। विसर्ग मैंने आपको बताया ही था अभी, शब्दों के पीछे काम में लिया जाता है, इसे बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, इसका साउंड होता है ह और इसका साउंड होता है मोस्टली न और म। ठीक है, नेक्स्ट आपके सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं, पर जब उनमें कोई स्वर मिल जाता है तो हल चिन्ह का लोप हो जाता है। मैंने आपको बताया था अभी ये सब क्या है? अभी अधूरे हैं, इनमें अभी कोई स्वर मिला हुआ नहीं है। जैसे ही इसमें स्वर मिलेगा तो क्या होगा? ये जो हलंत का साइन है नीचे वाला, ये हट जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए आप क में ये हलंत है, इसमें अ मिल गया तो इसके नीचे से हलंत हट गया। प है, प में अगर नीचे से हलंत हटाना है हमें तो इसमें क्या मिलाना होगा? अ। इस तरह से ये सभी का दे रखा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपका होमवर्क है, आपको इसमें आपको ये नवीन शब्द दे रखे हैं, आपको इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ये आपका होमवर्क है।